अभी तक जो हमने डेरिवेशन करी है, किसी को उसमें कुछ पूछना है? हम 3-4 मेन डेरिवेशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, पेपर में कौन सी आएगी वो मैं गारंटी नहीं देता, मगर जितना अभी तक किया है ना, उसमें से आपके पेपर में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल पार्ट में आए, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट में आए, चाहे वो तुम्हारा डेरिवेशन पार्ट में आए। बट जितना अभी तक हमने किया है वो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किया है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आगे आने वाली क्लासों में भी तुम्हारा मायने रखता है। लेकिन उसका लिंक अभी आप आज की ही क्लास में देखोगे, जो चीज हमने पिछली क्लास में करी थी वो कैसे रिलेट होती जाएगी। ठीक है, हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है बेटा, वो है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को अगर हम देखें तो हम उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एक फोरियर लॉ है। ठीक है, जो फोरियर लॉ है वो हमें ये कहता है कि माइनस के डी टी बाई डी एक्स, के इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ए हमारी हीट के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर एरिया होता है वो होता है, और डी टी बाई डी एक्स जो होता है इसमें वो होता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि मतलब कि डिस्टेंस के हिसाब से हमारा टेम्परेचर में कितनी गिरावट आ रही है वो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ठीक है, तो इसमें हम अपना अगर अपना के का रिलेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारा के का रिलेशन इसमें हो जाएगा के इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो जो ये के है, इस के को हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की जब भी हम बात करते हैं ना, हम कंडक्शन के दौरान ही हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। अच्छा, कंडक्शन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था, कंडक्शन वो फिनोमिना है जो केवल और केवल सिंगल मीडियम में होता है और उसमें सेम फेस में होता है। अच्छा, वो सॉलिड में भी हो सकता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है, और वो फ्लूइड्स में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इसमें रिलेशन है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। तो अगर हमारे पास मीडियम सेम है, आई रिपीट, अगर हमारे पास मीडियम सेम है तो उस केस में हमारे मीडियम के अंदर कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर होगी वो होगी थ्रू कंडक्शन। हाँ, ये हमने देखा है कि सॉलिड्स के केस में सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड के केस में उससे कम होगी, और गैसेस के केस में सबसे कम होगी। अच्छा, कंडक्शन जो भी होती है वो कुल मिला के दो रीजंस की वजह से होती है। एक तो होती है मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें वो होती है लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से। क्योंकि जो हमारी कंडक्शन है वो ज्यादातर हमारी सॉलिड में देखी जाती है, तो इसके जो मेन रीजन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से और एक लेटाइस वाइब्रेशन की वजह से। बट जो कंडक्शन हमारे फ्लूइड्स के केस में होगी, उस केस में जो कंडक्शन के पीछे जो रीजन होता है वो होती है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि सॉलिड्स में जो हमारे पास कंडक्टिविटी है, जो हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो कैसे कैसे हमारी वेरी करती है, कैसे कैसे हमारी चेंज होती है। अब हम इसको ऐसे देखते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरीके के सॉलिड होते हैं। देखिए, हमारे पास दो तरीके के बेटा सॉलिड होते हैं। एक होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक होता है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास वो वाला सॉलिड होता है जिसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वेल डिफाइंड होता है। अच्छा, जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो जनरली मैं कहना चाहूंगा कि हम जनरली मेटल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अच्छा, दूसरे तरीके का जो हमारे पास सॉलिड होता है वो होता है अमोर्फस सॉलिड। अगर हम अमोर्फस सॉलिड की बात करें तो अमोर्फस सॉलिड में जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, उसमें रैंडम प्लेसमेंट होती है हमारे मॉलिक्यूल्स की या लेटाइस की। अच्छा, उसकी वजह से क्या है, जो हमारे एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है, और कुछ स्पेस ऐसे होते हैं जिसमें की वजह से उसके बीच में एयर भर जाती है, और उस एयर की भरने की वजह से हमारे जो नॉन मेटल्स या जो मैं अमोर्फस सॉलिड की बात करूं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें अपने नॉन मेटल्स की या अमोर्फस सॉलिड की, तो उसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि भैया डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, डायमंड एक ऐसा अमोर्फस सॉलिड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। बट हम बात कर रहे हैं ये एक्सेप्शन की। जनरली क्या होता है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ज्यादा होती है और अमोर्फस सॉलिड की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। बट पूरी दुनिया में जो भी हमारे पास चीजें नोन है उसमें जो सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी है वो है हमारे पास डायमंड की, और अगर हम सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें वो हमारे पास एक R12 रेफ्रिजरेंट होता है, उसकी सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें अपने प्योर मेटल्स और अलॉयज के बीच में, अगर उन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में कंपैरिजन करें
हाँ, कोई किसी को डाउट है क्या? तो अगर हम अपने मेटल्स और एलॉयज के बीच में बात करें, अगर उनकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें, तो मेटल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमारी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एलॉयज। इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनके पास ज्यादा अमाउंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें एलॉयज की, एलॉयज क्या है, एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जोड़ के बना होता है, तो उसमें जो उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा कम हो जाती है और जो थर्मल कंडक्टिविटी है एलॉयज की हमारी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अगला टॉपिक आता है हमारे पास वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। अभी तक हमने जो भी मटेरियल में बात करी है, हमने कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करी है, बट एक इसमें कॉन्सेप्ट वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी का भी होता है। मैं उसको इस डायग्राम से बताना चाहूंगा कि देखिए ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसके हिसाब से कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास टेम्परेचर है वो T1 है, राइट हैंड साइड में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास T2 है। अगर हमारा टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 तो वी नो दैट कि हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस की मार्किंग करी है वो ये दिखा रहा है हर इस लोकेशन पे हमारा टेम्परेचर डिफरेंट होता जाएगा। नाउ when we are talking about variable thermal conductivity, variable thermal conductivity ये कहता है कि जो कंडक्टिविटी है is also the function of temperature। I repeat, जो थर्मल कंडक्टिविटी है is the function of temperature। Hence, तो जितनी भी अलग अलग लोकेशन है जिसपे हमें अलग अलग टेम्परेचर मिला है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, तो अगर हमारी थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल होगी तो हर उस लोकेशन पे हमें थर्मल कंडक्टिविटी की भी वैल्यू अलग अलग मिलेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, जब हम वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो है K इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस माइनस अल्फा 1 प्लस माइनस बीटा टी, वेयर beta is some constant and T is the temperature and K naught is the thermal conductivity of that material at 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप एब्सोल्यूट भी नहीं, एब्सोल्यूट नहीं बोल पाएंगे इसको, ठीक है ना। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे K नॉट है, तो जब हमारी, अगर हम इस रिलेशन को यूज करके अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी का ट्रेंड देखेंगे तो वी विल गेट टू नो, तो इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगी वो एक लीनियर रिलेशनशिप में चेंज होगी। तो K इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस माइनस बीटा टी, ये हमारे पास वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी के लिए एक रिलेशन है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि हमें ये दे रखा है K इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस माइनस बीटा टी, तो इसका मतलब ये है कि जो K की वैल्यू है वो K नॉट 1 प्लस बीटा टी भी हो सकती है और K की वैल्यू 1 माइनस बीटा टी भी हो सकती है। जब K की वैल्यू 1 प्लस बीटा टी होती है तो वो होती है नॉन मेटल्स के लिए, और जब K की वैल्यू K नॉट 1 माइनस बीटा टी होती है वो होती है हमारी मेटल्स के लिए। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, जब मैं नॉन मेटल्स की, देखो मैंने ब्लू से मार्क करा हुआ है, जब मैं नॉन मेटल्स की बात करूंगा तो नॉन मेटल्स में जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाऊंगा, जो मेरी ये ब्रैकेट है 1 प्लस बीटा टी की, ये मेरी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, और इसकी वजह से जो मेरे मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होएगी। वेयर एज अगर मैं मेटल्स की बात करूं, मेटल्स में जो मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K इज इक्वल टू K नॉट 1 माइनस बीटा टी। इस केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जो मेरे पास होल या मल्टीपल है 1 माइनस बीटा टी वाला, ये डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से मेरी थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस होगी। तो अब ये देखते हैं दोनों के पीछे जो मेन कारण है मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में, कि जब हम नॉन मेटल्स में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं हमारी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब मेटल्स के केस में हम टेम्परेचर को गिरा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी रिड्यूस क्यों होती है, ये देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने नॉन मेटल्स या एमोर्फस सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था उसमें रैंडम प्लेसमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और कई जगह ऐसी होती है जहां पे बहुत सारा एयर का गैप हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर हम नॉन मेटल्स के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें जो गैसेज है या जो एयर है, टेम्परेचर बढ़ने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोलिजन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जब उनके अंदर कोलिजन पैदा, मतलब कि पैदा से मतलब जो पहले भी हो रही थी कोलिजन, बट अब वो कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। उस कोलिजन के इंक्रीज होने की वजह से जो उनकी आरएमएस रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा काइनेटिक एनर्जी पे, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं
कि नॉन मेटल्स के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन मेटल्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज इस वजह से हो जाती है। वेयर एज अगर हम बात करें मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम में मैंने एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दिखा रखी है। अच्छा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में क्या है, अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर था, देखो मैंने ना यहाँ पे डॉटेड लाइन से स्ट्रक्चर दिखा रखा है। नॉर्मल टेम्परेचर में हमें पता है मेटल्स के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट की वजह से हमारी थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में ज्यादा होती है। तो जनरली जब नॉर्मल टेम्परेचर था और रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं या लोअर टेम्परेचर की बात करूं कि एक एटम जो ये एक एटम है और जो ये दूसरा एटम है, इसके बीच में इतना स्पेस था कि वो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पास होने का जगह दे रहे थे, पैसेज दे पा रहे थे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर अपना बढ़ाना शुरू कर दिया तो जो ये मेरे जो ये एटम्स हैं तो इसके अंदर जो लेटाइज वाइब्रेशन है, मैं कह सकता हूं इसकी जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो गई। उस इंक्रीज वाइब्रेशन को इंक्रीज होने की वजह से जो ये मुझे एक क्लियर पैसेज मिल रहा था पहले, अब वो पैसेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। इस पैसेज ना मिलने की वजह से जो मेरी थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब कि जब पैसेज नहीं मिलेगा तो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास नहीं हो पाएंगे, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो पाएंगे तो मैं ये कहूंगा इस वजह से जो मेरी थर्मल कंडक्टिविटी है मेटल्स के केस में वो मेरी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास अब दोनों रीजन है कि हमारी मेटल्स के केस में थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज की होती है और नॉन मेटल्स के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज की होती है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अपना प्रैक्टिकल्स में भी देख चुके हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी, मैंने अभी शुरू में भी बताया था कि ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हमारे पास क्या क्या है, अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए हमें इसके रेट ऑफ हीट फ्लो की यूनिट वॉट पता है, एरिया की यूनिट हमें मीटर स्क्वायर पता है, और dt बाय dx की जो यूनिट हो जाएगी मीटर पर यूनिट डिग्री सेल्सियस है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें, अगर हमारी जो SI यूनिट है थर्मल कंडक्टिविटी की वो हो जाती है वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं वॉट पर मीटर पर केल्विन। तो ये तो बात रही हमारी थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है।